नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। दिल्ली बहुत गर्म है। ये बात अलग है कि बरसात भी हो रही है। वहां संसद चल रही है, मानसून सत्र, हंगामा ही हंगामा। चुनाव आयोग का कार्यालय, जहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की कई धांधलियां विपक्ष ने पकड़ी। और सर्वोच्च न्यायालय, जहां एक बहुत बड़े संवैधानिक मसले पर जिरह हो रही। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, चुनाव आयोग एक 5 किलोमीटर के दायरे में रायसीना हिल के आसपास घूमता है। आज हम उसके जिक्र करेंगे डायरेक्ट हिट में, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था। याद कीजिएगा, जब भूषण गवई जी ने शपथ ली थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, उसी दिन उनको एक पत्र पकड़ा गया था। वो प्रेसिडेंट रेफरल था। राष्ट्रपति जी ने कुछ चीजों पे क्लेरिफिकेशन चाहा। मोटे तौर पे मैं सामान्य भाषा में कहूं तो इसके पहले तमिलनाडु में एन रवि राज्यपाल वर्सेस तमिलनाडु सरकार का जो मुकदमा चला, और उसमें 2 जजों के बेंच ने जो फैसला दिया कि कोई भी बिल यदि विधानसभा या लोकसभा पास करती है तो उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर उसके ऊपर निर्णय लेना के लिए बाध्य है। ये समय सीमा जो बांधी गई, उसको लेकर और सर्वोच्च न्यायालय ने जो 10 बिल पेंडिंग थे, जो 2000, उसमें से कुछ बिल तो 2020 के थे, इसका मतलब 4 साल तक पेंडिंग थे, उसको लेकर ये निर्णय दिया था। वो बिल भी क्लियर किए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदरणीय राष्ट्रपति जी का पत्र प्राप्त होने के बाद और प्रेसिडेंट रेफरल मांगने के बाद संविधान पीठ का गठन किया 5 जजों के, और इस पे बहस शुरू हुई। कल जो मंगलवार को बहस हुई, उसका कुछ जो हुई, और वो वाकई सुनने लायक थी। डायरेक्ट हिट में मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सरकारी वकील थे वो लगातार इस बात पे अड़े हुए थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सीमा के बाहर जाके काम किया, और सर्वोच्च न्यायालय लगातार संविधान की दुहाई देते हुए अपने निर्णय की रक्षा करते हुए दिखाई दिया। पूरे मोटे-मोटे तौर पे जो बात सामने आई उसमें ये था कि अगर राज्यपाल लंबे बिल लंबे समय तक रोक कर रखे तो क्या उपाय है। सर्वोच्च न्यायालय ने विधेयकों को मंजूरी देने के संबंधित सवालों पर राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में 2 जजों की खंडपीठ द्वारा निर्णय राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखने के लिए बनाई गई गंभीर स्थिति को संभालने के लिए दिया गया हो सकता है। न्यायालय ने भारत के अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा कि जब अदालत ऐसी स्थिति का सामना कर रही जहां राज्यपाल कई वर्षों से विधेयकों को लंबित रख सकता है, तो फिर संवैधानिक रूप से स्वीकार्य उपाय क्या होगा। पीठ ने पूछा कि यदि न्यायालय ने विधेयकों को सही समित सहमति घोषित करने की गलती की तो अगला विकल्प क्या होना चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने कहा कि इस तरह की अवांछनीय तथ्य की स्थिति में भी अदालत राज्यपाल के कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकती और विधेयकों के लिए
सहमति की घोषणा नहीं कर सकती। अब ये जो बेंच था बड़ा, उसमें अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर सदस्य हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसले में बयान की 2020 से बिल लंबित है सही था? जिन तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है, क्या यह सही है कि 2020 के विधायक लंबित नहीं है? सूर्यकांत जी ने पूछा, यह स्वीकार करते हुए कि यह तथ्यात्मक रूप से सही था। एजी ने कहा, यह तथ्यात्मक रूप से सही है। मान लीजिए, भले ही यह तथ्यात्मक रूप से सही हो, इतने सारे विधेयक वापस भेज दिए गए थे। यही गतिशीलता है। मैं मामले के तथ्यों पर वा, वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वहां उपस्थित हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पैराग्राफ 432 432 में की गई टिप्पणियों फैसले के पैराग्राफ 431 में उल्लेखित तथ्य की प्रक्रिया से प्रतीत होती है। पैराग्राफ 431 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था, इन 10 विधेयकों को मूल रूप से पारित किए जाने और राज्यपाल के सहमति के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद से काफी समय बीत चुका है। 10 में से 2 विधेयक 2020 से भी ज्यादा के पहले के समय से है। अगले पैराग्राफ 432 में निर्णय में तब यह कहा गया था, राज्यपाल की ओर से प्रदर्शित आचरण जैसा कि वर्तमान मुकदमे के दौरान भी हुई घटनाओं से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, मैं सदाशयता की कमी रही। ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां राज्यपाल इस न्यायालय के निर्णयों और निर्देशों के प्रति उचित सम्मान दिखाने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम अपना भरोसा जताएं और फिर फैसले में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार विधेयकों को निपटारे के निर्देशक के साथ मामले को राज्यपाल के पास भेज दें। इन कारणों का हवाला देते हुए दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को लागू करते हुए यह घोषणा की कि विधेयकों को राज्यपाल की मान्यता प्राप्त है। एजी ने कहा कि बिलों की मंजूरी देने में देरी के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए थे, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कई कारण है कि शायद राज्यपाल समय पर अपनी सहमति दिए बिना काम करते रहे। हम उन कारणों में नहीं जा रहे हैं। हम निर्णय या निष्कर्ष में उन विशेष तथ्यों पर नहीं जा रहे हैं। हम कानून की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। क्या न्यायालय दी गई सहमति घोषित करने की शक्ति का उपयोग कर सकता है? इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने बताया कि पैराग्राफ 433 में विधेयक को डीम्ड असहमति देने के लिए अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करने के कारणों की व्याख्या की गई है। पैराग्राफ 433 में इस प्रकार से कहा गया है, संवैधानिक प्राधिकरण संविधान के प्राणी हैं और इसके द्वारा निर्धारित सीमाओं से बंधे हैं। किसी भी प्राधिकारी को अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सटीक रूप से कहे तो अपने कर्तव्यों के निर्वाह में संवैधानिक फायरवॉल को भंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राज्यपाल की पद भी इस सर्वोच्च कमान का अपवाद नहीं है। जब भी किसी प्राधिकारी द्वारा संविधान की सीमा से परे जाने का प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय की ट्वीट पर प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं और न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करके संवैधानिक रूप से अनुमेय सीमाओं के भीतर प्राधिकरण को वापस लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग लापरवाह तरीके से या इस पर विचार किए बिना नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत गहन विचार विमर्श के बाद ही इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि राज्यपाल की कार्यवाही पहले बिल पर लंबे समय तक निष्क्रियता प्रदान करने में
और दूसरा सहमति को रोकने के और संदेश के बिना बिलों को वापस करने की घोषणा करने में, और तीसरा दूसरे दौर में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षित करना संविधान के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन था कि हमने 10 विधेयकों को मंजूरी देने की घोषणा करने का निर्णय लिया है, यह मानते हुए कि यह हमारा संवैधानिक रूप से बाध्य कर्तव्य है। हमारे विचार में यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि बिना किसी देरी की पार्टियों के साथ पूर्ण न्याय किया जाना चाहिए और राज्यपाल की ओर से किसी भी निष्क्रियता के कारण किसी भी और देरी की संभावना के बिना इस फैसले के प्रति उचित और सम्मान की कमी के कारण। अब घूम फिर के बात यही आ रही है कि क्या न्यायपालिका जो विशेष अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है या बिल पास कर सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी इसमें समय सीमा तय नहीं, कुछ तो कारण होगा। मुझे लगता है कि जो एक आम सामान्य इंसान जो समझ सकता है, संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे पद को भी राजनीति का अड्डा बनाया जाए। यदि विपक्ष की सरकार राज्य में है और केंद्र में किसी और की सरकार है, तो दोनों के बीच में जो टकराव होगा, वो राज्य के आर्थिक हितों का नुकसान पहुंचाएगा। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। डीएमके को अधिकार है कि उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान या घोषणा पत्र में, उसे निभाने के लिए विभिन्न बिल या प्रस्ताव पास कर सकते हैं। और यदि उनके पास किए हुए बिल ये राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो उनको वापस कर दे, फिर विधानसभा फिर से उसको पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल की ये बाध्यता है कि फिर उन्हें पास करना होता है। इसी का फायदा लेते हुए राज्यपाल एन रवि 4-4 साल तक बिलों पे बैठे रहे, ना बिल वापस कर रहे थे, ना बिल रिजेक्ट कर रहे थे। इसके चलते सरकार को काम करना मुश्किल सा हो गया था या सरकार के हाथ बन गए। जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पे आया, तब उन्होंने 3 महीने की समय सीमा दी। इससे कहीं न कहीं केंद्र सरकार को लगा कि जो राज्यपाल के द्वारा वो उन राज्यों को प्रताड़ित कर सकता है, जहाँ विपक्ष की सरकार है, वो उनके हाथ से शस्त्र निकल गया। इसी के चलते नहीं तो कोई भी सामान्य इंसान जिसको कोई संविधान का कोई ज्ञान नहीं या जो न्यायपालिका के बारे में नहीं जानता या कानून के बारे में नहीं जानता, ये सामान्य था, ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि कोई सरकार जनता ने चुनी है और वो सरकार यदि कोई बिल, उदाहरण के तौर पे कल यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है और राष्ट्रपति बगैर उसको वापस किए उस पे वो सालों साल बैठ जाते हैं, तो फिर केंद्र सरकार कैसे काम कर पाएगी? राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो बिल वापस भी कर सकते, मैं साइन नहीं करूँगी। फिर पार्लियामेंट के पास दूसरा ऑप्शन है कि फिर से बिल पास करके उनके पास भेजें, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति को भी उस पे साइन करना होता है। या राष्ट्रपति यदि बिल गलती लगा आपको कि बिल असंवैधानिक है, तो बिल पास होने के बाद भी उसको चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बिल पास हो गया था, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में रद्द कर दिया। ऐसे कई प्रोविजंस हमारे यहाँ हैं, लेकिन आए दिन जो राज्यपाल का ऑफिस है, वो राजनीतिक दलों का अड्डा हो गया है और इसके चलते महाराष्ट्र का केस यदि आप देखें, तो उद्धव की सरकार ने अपने 2.5 साल के दौरान विधान परिषद के 12 सदस्य जो अपॉइंट होते हैं, उनकी लिस्ट सूची राज्यपाल कोश्यारी के पास दी। वो पूरे समय उस पे बैठे रहे, ना उन्होंने वो बिल पास किया, ना सूची पास की,
ना सूची रिजेक्ट थी। तो सरकार के पास भी इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं था। 2.5 साल में उद्धव की सरकार गिराई गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार आई। उन्होंने नई सूची दी और तुरंत तत्कालीन राज्यपाल ने उसको क्लियर कर दिया। उसका भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रहा है। तो ऐसे कई मामले थे, जहाँ राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव, ये इस संघीय ढांचे को भी कई नुकसान पहुँचा रहा। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्णय के खिलाफ जब एजी वेंकट रमनी ने पूरी ताकत से दलील रखी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई सवाल पूछे, जिसके जवाब वेंकट रमनी के पास भी नहीं थे। एक सिंपल सा सवाल, यदि बिल जो 10 साल से पेंडिंग है, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष अधिकार के तहत पास कर दिया, तो यदि वो नहीं करते तो उनके पास विकल्प क्या था? इस सवाल पे एजी बार-बार कहते रहे, बात विकल्प की नहीं है, वा बात अधिकार के अतिक्रमण की है। लेकिन उन्होंने बार-बार कहा कि जो दलीलें दी राज्यपाल ने कि बिल 4 साल तक क्यों पेंडिंग है, इसमें कोई दम दिख नहीं रहा था। क्योंकि बिल यदि नहीं पास करना तो राज्यपाल के पास उसको वापस भेजने का एक ऑप्शन होता है, जो राज्यपाल ने जिसका उपयोग नहीं किया। कुल मिलाकर आज बहस फिर शुरू होगी और सितंबर के पहले सप्ताह में जो रेफरल माँगा था, वो राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। बड़ी गरमागर्म बहस थी और मुझे लगता है कि इनिशियली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो खासकर संविधान पीठ में इस मामले में जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसने कई सवालों से सरकार को हिट किया और फिर कहीं न कहीं संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, इसको रेखांकित किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।